हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और मैं आपकी हिंदी एजुकेटर आ चुकी हैं अपनी क्लास 7th की हिंदी की बुक मल्हार लेकर। तो हमने अभी लास्ट जो वीडियो देखा वहाँ पर हमने देखा हमारी एक कविता जो कि पार्ट 7 में थी, वर्षा बहार। मुकुटधर पांडे द्वारा लिखित ये कविता वर्षा में क्या हमें एहसास करा गई। अगर भाई वर्षा ऋतु में तो चारों तरफ हमारे सामने आसपास वर्षा ऋतु का ही माहौल रहता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु ना हो और इस कविता को पढ़ो तो क्या हुआ, हमने आसपास अपने वर्षा ऋतु का अनुभव कर लिया। यही हुआ ना। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस कविता के बाद जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी चैप्टर्स में आपको क्वेश्चंस दो कैटेगरीज में दी गई हैं, यानी कि दो खंडों में दिए गए हैं। पहला खंड आपका पार्ट से है और दूसरा है पार्ट से आगे। तो पहला खंड हम करने जा रहे हैं पार्ट से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी, यानी कि अब हमारे सामने छोटे छोटे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आएंगे जिनके हमें आंसर्स देने होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सेक्शन आ रहा है हमारे पास में वो है मेरी समझ से। यहाँ पर का क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, यानी कि स्टार लगा के आपको सही, जैसे मल्टीपल चॉइस अपन को करते थे ना, उसी तरीके से। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आप एक की जगह 2 में भी आप मार्क कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है। दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता, क्रोध और विरोध। तो कौन सा निकल के आया, जाहिर सी बात है आनंद और प्रसन्नता। ऋतु ही ऐसी है कि आनंद और प्रसन्न होकर रह जाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। अब देखिए, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही, तो कौन सा दृश्य हुआ, बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा बहने का दृश्य, या आमोद छा जाने का। तो नभ में छटा यानी कि बादल, घनघोर छाना मतलब बादल, तो क्या होगा, बादलों के घिरने का दृश्य। नंबर 3 है, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो यहाँ पर अनोखी बहार जो कहा गया है वो क्या, किस चीज के लिए कहा गया है, वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। नंबर 4 है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, अगर ये पंक्ति हम कहें तो इसका क्या अर्थ होगा। प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये बताया गया है, क्योंकि सारे जगत की शोभा निर्भर इसके ऊपर, तो जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, ये बात कही गई। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है, ये बात कही गई है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है, ये कहा गया है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सारे जगत की शोभा निर्भर इसमें किसके लिए कहा गया है, वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। भाई देखिए, वर्षा नहीं होगी तो किस तरीके से बादल बरसेंगे, सब कुछ होगा। चलिए अब आ जाते हैं खा। अभी तो हम का कर रहे थे, अब खा पर आए। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं, आपने यही उत्तर क्यों चुने, इसका रीजन आपको यहाँ पर देना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने ये उत्तर इसलिए चुने हैं क्योंकि मैंने आनंद और प्रसन्नता को वर्षा ऋतु का मुख्य भाव इसलिए चुना क्योंकि पूरी कविता में चारों ओर खुशियां, नृत्य, गीत, हरियाली और प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। कहीं भी दुख या डर जैसा भाव नहीं है। तो दुख और डर तो है नहीं, ना विरोध है, ना क्रोध है। जाहिर सी बात है कि जब पानी बरस रहा है तो प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, मानव है, जीव जंतु हैं, सभी जो है वो खुश है ना। तो चारों तरफ खुश हैं तो प्रसन्नता है, इसलिए चुना। अगला हमने चुना, बादलों के घिरने का दृश्य मैंने इसलिए चुना क्योंकि नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही पंक्तियां साफ तौर पर आकाश में काले बादलों के जमने को ही दर्शा रही है। ये नभ पर काले काले बादल आ रहे हैं, भाई वर्षा ऋतु में काले काले बादल आते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं।
वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है, और वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना भी होती है। बाहर से जरूरत है कि भाई प्राकृतिक है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों उत्तर मुझे सही लगे, क्योंकि कविता में दिखाया गया है कि वर्षा के से सभी जीव जंतु और मानव आनंदित होते हैं और यह दृश्य बहुत ही विशेष व सुंदर होता है। तो यहाँ पर वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं और वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। ठीक है ना, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो। नेक्स्ट नंबर 4 हमने क्या कहा था, वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। यह उत्तर मैंने इसलिए चुना क्योंकि कविता के अंत में कहा गया है कि सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, जो यह स्पष्ट करता है कि वर्षा से ही धरती हरी भरी और सुंदर बनती है। अब उससे क्या हो रहा है, वर्षा उसी से हरी भरी धरती बन रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है कि नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं पंक्तियों पर चर्चा। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पंक्तियां पढ़ी हैं उन पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है, समझ गए। तो हमें जो दिया गया है इन पंक्तियों को पढ़ना है, इनका अर्थ बताना है और फिर अपने विचार भी बताने हैं। चलिए, फिरते लखो पपी है ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नित्य वन में देखो ये मोर सारे। ठीक है, तो सारे पक्षी जो अभी तक गर्मी से परेशान थे अब वर्षा ऋतु में इधर उधर घूम रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है और मोर भी प्रसन्न होकर जंगल में नाच रहे हैं। गर्मी की ऋतु से में जो पपी है तपन से व्याकुल थे, तपन क्योंकि भाई बहुत गर्मी होती है तो उससे बहुत परेशान थे, वे अब वर्षा के आगमन से राहत महसूस कर रहे हैं और उड़ते फिरते दिखाई देते हैं। वही मोर वर्षा के स्वागत में वन में नृत्य कर रहे हैं। अब वर्षा के स्वागत में क्या कर रहे हैं, वो वन में नृत्य कर रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसमें मेरे क्या विचार, ये तो हमने पंक्तियों का अर्थ लिखा, अब अपने विचार हमने कहा था ना, अपने विचार भी देने हैं। वर्षा ऋतु का आगमन केवल मौसम का बदलाव नहीं लाता, बल्कि यह जीव जंतुओं के जीवन में भी खुशियां और उत्साह भर देता है। यह पंक्ति हमें यह समझाती है कि प्रकृति के प्राणी भी ऋतुओं के परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, पेड़ होगा पौधा, ये तो प्रकृति तो है ही है, लेकिन साथ अगर जीव जंतु भी हैं तो भी इससे प्रभावित होते हैं और अपनी खुशी का सुंदर ढंग से प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए सुंदर ढंग से प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, मोर नाच के कर रहा है, पक्षी खुश हैं तो इधर उधर घूम कर रहे हैं। वरना गर्मियों में देखो तेज धूप में कोई पक्षी तुम्हें ज़्यादा उड़ता दिखाई देगा, सब अपने अपने घोंसले में होते हैं। जब मौसम सुहावना होता है पक्षी भी इंजॉय करते हैं, वो भी खुश होते हैं, इधर से उधर उड़ते हैं। खा पंक्तियां हैं, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। ठीक है ना, तो पंस जो हंस हैं वो पंक्ति बनाकर चल रहे हैं और किसान भी, क्योंकि किसान खुश हैं, खेतों में पानी पड़ रहा है तो उनके गीत भी क्या है, हमारे मन को हर ले जाते हैं। हंस एक सीधी और अनुशासित कतार में चलते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। किसान भी वर्षा के समय प्रसन्न होकर मन लगाकर गीत गाते हुए खेतों में काम करते हैं, मन लगाकर कर रहे हैं और उनके गीत भी सबके मनों को हर रहा है। अब इसमें मेरे विचार क्या है, इस पंक्ति में प्राकृतिक सौंदर्य और मानव जीवन में वर्षा के सकारात्मक प्रभाव का चित्रण है। जैसे हंसों की कतार सुंदरता और अनुशासन का प्रतीक है, वैसे ही किसान भी वर्षा से प्रसन्न होकर अपने कार्य में आनंद पाते हैं कि वर्षा केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि मानव समाज में भी उल्लास का कारण बनती है। चलिए अब आगे हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, मिलकर करें मिलान। क्या है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं, उनके भावार्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों का स्तंभ 2 की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। चलिए देखें क्या है, पानी बरस रहा झरने भी बह रहे। तो देखते हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हो पानी बरस रहा झरने भी, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया पहले का, हमारा दूसरे में लग गया। ये पहले का दूसरे में लग गया। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। चलिए देखें कहाँ पर है, वर्षा आने पर लाखों हंस प्रकृति में है, वर्षा में खिले फूल, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं
हिल रही हैं। तो यहाँ पर दूसरे का क्या हो जाएगा, छठा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। तो अब यहाँ पर क्या है, वर्षा ऋतु में तालाबों में जीव जंतु अति प्रसन्न होते हैं, यहाँ चला गया। नेक्स्ट आते हैं, फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप खोते। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ ये देखिए चौथे का तीसरा, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। तो चौथे का हो गया तीसरा। फिर आते हैं, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा। तो अब देखिए क्या है, वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। तो 5 का तो 5 ही हो गया। छठे का क्या है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। तो अब यहाँ पर क्या है, चौथा, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। तो छठे का हो जाएगा चौथा। इस तरीके से हमने लगा दिया पूरा। ये देखिए यहाँ पर दिया है, पहले का दूसरा है, बिल्कुल सही हमारा है। दूसरे का छठा, ये भी सही है। तीसरे का पहला, ये भी सही है। चौथे का तीसरा, बिल्कुल सही। 5 का 5 है और 6 का 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे लगा लिए। हमें अगर अर्थ पता होंगे तो फिर बिल्कुल लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं, सोच विचार के लिए। कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क्या कविता में कौन कौन गीत गा रहा है और क्यों? कौन कौन गीत गा रहा है, देखिए। कविता में मालिनी, बाग की देखभाल करने वाली स्त्रियां और किसान गीत गा रहे हैं। तो माली जो होता है ना, और माली की जो वाइफ होती है उसको मालिन बोलते हैं। तो जो बगीचे की देखभाल कर रहे हैं वो कौन है, मालिनी, महिलाएं होंगी वो। तो वो गीत गा रही हैं। अब वो क्यों गा रही हैं, देखिए। मालिनी बागों में सुंदर गीत गा रही हैं क्योंकि वर्षा से बागों में हरियाली और सुंदरता लौट आई है। किसान खेतों में काम करते हुए मनमोहक गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ने उनकी फसलों की उम्मीदें जगा दी हैं और वे प्रसन्न हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बिजली चमक रही बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति प्रसन्न होते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल हमने पढ़ लिया। इनमें वर्षा के 2 अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है, क्या कोई संबंध है, अपने विचार लिखिए। तो आपको अंतर भी बताना है और संबंध भी, यानी कि असमानताएं और समानताएं दोनों चीजें बतानी है। देखिए क्या, सबसे पहले अंतर बता रहे हैं हम। पहली पंक्ति में वर्षा के पहले का दृश्य है, यानी कि वर्षा से पहले, अभी पानी नहीं बरसा, उससे पहले का, जहां बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। यह प्रकृति की शक्ति और उथल पुथल को दर्शाता है। दूसरी पंक्ति में वर्षा के बाद का दृश्य, अब वर्षा हो चुकी उसके बाद का दृश्य है, जहां तालाबों में पानी के भरने से जलचर जीव प्रसन्न होते हैं। यह शांति और खुशी का दृश्य है। तो ये तो डिफरेंस हो गया, यानी कि असमानताएं आप मान लो। अब इनमें संबंध क्या है, दोनों पंक्तियों में आपस में समान संबंध यानी कि समानताएं क्या है। देखिए, दोनों पंक्तियां वर्षा के अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। बिजली और बादलों की गर्जना वर्षा की शुरुआत है जो तालाबों में पानी लाती है और यह पानी जलचर जीवों को प्रसन्नता का कारण बनती है। ठीक है ना, संबंध ये है कि भाई बिजली बादल आएंगे तभी तो पानी बरसेगा और तभी तालाबों में भरेगा और सब प्रसन्न होंगे। नेक्स्ट है, दोनों दृश्य वर्षा के चक्र का हिस्सा है, पहले बादल और बिजली, फिर पानी और जीवन का उत्सव। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपस में संबंधित है। गा क्वेश्चन है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो मुख्य रूप से क्या बात समझाई गई है, देखिए। कविता वर्षा बहार में मुख्य रूप से वर्षा ऋतु की सुंदरता और इसके महत्व को दर्शाया गया, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। यह बताती है कि वर्षा प्रकृति को ताजगी, हरियाली और खुशी देती है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य वर्षा से आनंदित होते हैं। कविता यह भी कहती है कि वर्षा पृथ्वी की शोभा और जीवन का आधार है। जाहिर सी बात है, हमारा जीवन तो पानी पर डिपेंड है और पानी हमें कैसे मिल रहा है, वर्षा से मिल रहा है। प्रकृति कैसे हरियाली पा रही है, वर्षा से पा रही है। सारे जीव जंतु पानी वर्षा से ही ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये जलचक्र है, जलचक्र का एक हिस्सा है जिससे हमें पानी प्राप्त होता है। घा क्वेश्चन है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा।
इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। जाहिर सी बात है, हम जैसी पंक्ति पढ़ते हैं तो हमें एक खिलता हुआ गुलाब हमारे दिमाग में आ जाता है। अब कलर, किसी के दिमाग में रेड आ रहा होगा, किसी के में व्हाइट आ रहा होगा, किसी के में येलो आ रहा होगा, जिसको जो कलर पसंद है उस कलर का गुलाब उसके दिमाग में आ रहा होगा। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है, ये सिर्फ सुंदरता दिखा रहा है या कोई और अर्थ भी दे रहा है। इस पंक्ति का उद्देश्य सिर्फ गुलाब की सुंदरता नहीं बल्कि वर्षा ऋतु में प्रकृति की ताजगी, सुगंध और सजीवता को दर्शाना है कि वर्षा ऋतु से प्रकृति भी सजीव हो उठती है। तो जो गुलाब अभी मुरझाया सा था वो पानी पड़ते ही वो क्या हुआ, वो खिल उठा, चारों तरफ सुगंध फैलाने लगा। यह पंक्ति वर्षा में आए परिवर्तन और वातावरण में फैली प्रसन्नता और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? जीवन के उत्सव का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एक्टिविटीज का, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। अब जाहिर सी बात है, जब वर्षा होगी तो सब प्रसन्न होंगे, गीत गाएंगे, नृत्य करेंगे, प्रकृति जो प्रफुल्लित होती है तो अपने फूलों के जरिए सुगंध फैलाएगी, है कि नहीं। चलिए देखिए, सकारात्मक गतिविधियां वाली पंक्तियां इसमें क्या है, जैसे बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है, गीत गाना। दूसरा है करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, तो यहाँ पर नाचना भी ये पॉजिटिव एक्टिविटी में आ रहा है। मेढक लुभा रहे गाकर सुगीत प्यारे, गीत गाना है यहाँ पर। फिर है खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा, तो यहाँ पर सुगंध फैलाना है। फिर आते हैं गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, तो यहाँ पर गीत गाना है। तो भाई प्रकृति हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सभी खुश हैं, गीत गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। अब शीर्षक वर्षा बहार रखा क्यों गया, तो हमने दो पूछा गया था, पॉजिटिव पंक्तियां बताइए, हमने बता दिया। अब वर्षा बहार क्यों रखा गया? वर्षा बहार शीर्षक वर्षा के साथ आने वाली खुशी और उत्सव को दर्शाता है। ये सकारात्मक गतिविधियां जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना दिखाती हैं कि वर्षा प्रकृति और मनुष्यों में नई ऊर्जा और आनंद भर देती है। अब भाई गर्मी से सभी परेशान हो चुके हैं, सब थक चुके हैं। अब जब मौसम, भाई देखिए आप ये चेंजेस तो आप लोग भी अपनी लाइफ में देखते हो ना, गर्मी से जहाँ परेशान हो जाते हो, थक जाते हो, बहुत जल्दी थकान आ जाती है, काम नहीं कर पाते हो, तो आपका एनर्जी लेवल कहीं एकदम लो हो जाता है, एकदम स्वेटिंग होती है। तो ये इसके कारण क्यों होता है? क्योंकि भाई गर्मी बहुत है। अब जब मौसम बहुत अच्छा होता है, पानी बरसता है, तो क्या होता है, मौसम ठंडा हुआ, आसपास का वातावरण अच्छा है, तो आपके अंदर और एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ती है, काम अच्छे से करते हो, आप आनंद में लेते हो। तो इसीलिए जो है इसका नाम वर्षा बहार रखा गया है। बहार शब्द वसंत और खुशी का प्रतीक है और वर्षा इस खुशी को लाती है, जिससे यह शीर्षक उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। बहार शब्द क्यों है? बहार खुशी का प्रतीक है। अब ये कौन लेकर आ रहा है? वर्षा लेकर आ रही है। तो वर्षा के साथ बहार शब्द अपने आप में पूरी तरीके से सूटेबल है और ये शीर्षक बिल्कुल सही रखा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्टिविटी है अनुमान और कल्पना से। ठीक है, अब आपको अपनी इमेजिनेशन पावर से सारी चीजों को एज्यूम करके यहाँ पर लिखना है। चलिए देखिए क्या है। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब आपको क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर मानव जीवन पर प्रभाव, कृषि पर असर पड़ता है। बिना वर्षा के फसलें नहीं उगेंगी, जिससे भोजन की कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि जो है वो 95% आई थिंक वर्षा पर डिपेंड है। पानी की कमी हो जाएगी, किसमें? नदियाँ, तालाब, कुएं सूख जाएंगे, जिसे पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पानी जो हमारे ये जो जल स्रोत हैं ये किससे फुलफिल होते हैं? ये जाहिर सी बात है वर्षा के पानी से ही होते हैं। जब ये नहीं बरसेंगे तो ये भरेंगे नहीं, तो पानी की कमी हो जाएगी।
आर्थिक नुकसान, किसानों की आय कम होगी और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी। भाई किसानों के पास खेत में अनाज उगाने के लिए जब पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो उनकी आय तो खत्म ही हो गई। दूसरा, जो खाद्य सामग्री है वो अब जो चीज़ कम होगी उसके रेट बढ़ जाते हैं, वो रेट बढ़ गए, हम लोग के पास कितनी महंगाई हो जाएगी, हम लोग को चीज़ें नहीं मिलेंगी। पशु पक्षियों पर प्रभाव, खाद्य और पानी की कमी हो जाएगी। भाई जब वर्षा नहीं होगी तो जंगल सूख जाएंगे, तो उन्हें खाना पानी रहने की जगह कहाँ से मिलेगी। जंगल सूख जाएंगे जिससे पशु पक्षियों को भोजन और पानी नहीं मिलेगा। प्रजनन पर असर पड़ेगा, पानी की कमी से कई प्रजातियों का जीवन चक्र प्रभावित होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जब पशु पक्षी नहीं बचेंगे तो वो आगे अपनी जनरेशन कैसे बढ़ाएंगे। आवास का नुकसान होगा, मैंने कहा ना कि जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। सूखे के कारण जंगल और तालाब सूख जाएंगे जिससे पशु पक्षियों के रहने की जगह कम होगी। चलिए अब आ जाते हैं ख क्वेश्चन में क्या दिया है। बिजली चमक रही, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। बिल्कुल सही है भाई, प्रकृति द्वारा ही होती हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। अब आपको बताना है लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। संकेत आपको दे दिया आपके हेल्प के लिए। आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या प्रभाव जो दे रहा है, ये अच्छे बुरे दोनों लिख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव देंगे। वर्षा की शुरुआत हो रही है, भाई बादल आएंगे, बिजली चमकेंगे, तो इससे हम सभी को बहुत ही रिलैक्स फील होता है कि चलो भैया अब तो पानी बरसेगा और वातावरण थोड़ा ठंडा होगा, है ना। बिजली और बादल वर्षा का संकेत देते हैं जो फसलों और पानी की उपलब्धता के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकृति की सुंदरता। भाई ये प्रकृति सुंदर करता है। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना प्रकृति की शक्ति और सुंदरता को दर्शाती है जो लोगों को आनंद देती है। क्या देगी? वो लोगों को आनंद देती है। नकारात्मक प्रभाव यानी कि जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या होगा? भय और खतरा होता है। बिजली चमकती है तो डर लगता है ना। बिजली गिरने से लोगों, पशुओं और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। भाई कभी आपने बहुत सारे लोगों के ऊपर बिजली गिर जाती है ना, तो लोगों को दिक्कत, बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं। बिजली पेड़ पर गिरी या पशुओं पर गिरी, वो भी खराब हो जाते हैं। बाढ़ का खतरा, तेज गर्जना के साथ भारी वर्षा से बाढ़ आ सकती है जो फसलों और घरों को नष्ट कर सकती है। ठीक। यातायात में रुकावट, बिजली और गर्जना के साथ तेज वर्षा सड़कों को बंद कर सकती है। जाहिर सी बात है, सड़कें बंद हो जाएंगी, बहुत तेज बारिश होगी। गा क्वेश्चन है, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते रहेंगे, अब आपको बताना है। चलिए देखें। वर्षा आने पर पक्षी और जीव अपनी खुशी को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। जैसे पहला है मोर। अब जितने जो भी आप उसमें दिए गए हैं पक्षी, आप उनके नाम दे सकते हो। जैसे मोर, वर्षा शुरू होते ही मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य करते हैं, जैसे वे प्रकृति के साथ उत्सव मना रहे हैं। दूसरा, पपीहा क्या करता है? वे मधुर स्वर में गीत गाते हैं जो उनकी खुशी और गर्मी से राहत को दर्शाता है। वो बहुत खुश होते हैं और गर्मी से राहत बताता है। मेढक क्या करता है? तालाबों में पानी भरने पर मेढक टर टर की आवाज़ करते हैं जो उनके लिए गीत की तरह है। अच्छा है भाई, वो उनका गीत है, वो अपनी आवाज़ में गा रहे हैं। हंस, वे सुंदर कतारों में तैरते या उड़ते हैं जो उनकी प्रसन्नता और अनुशासन को दिखाता है। नेक्स्ट है अन्य पक्षी, जैसे कोयल, तोते और अन्य पक्षी चहचहा कर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। उनकी खूब आवाज़ जो है, अब वो जब बहुत खुश होते हैं तो उनकी आवाज़ होती है। अब जाते हैं आपकी रचनाएं। क्या दिया गया है? का प्रश्न है। कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेढक सुगीत गा रहे हैं। ठीक है, ये बात बताई गई है। मोर नृत्य कर रहे हैं और मेढक टर टर करते हुए बहुत अच्छी सी का गीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित करिए। अब ये दृश्य आपके सामने दो पंक्तियों में रखा गया है, लेकिन अब आपको दृश्य ऐसा बनाना है कि ये कुछ अनुच्छेद के रूप में आ जाए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ के रूप में। जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो जंगल में एक उत्सव सा शुरू हो जाता है।
जाहिर सी बात है, जंगल जो अभी तक गर्मी से परेशान था, पढ़ते ही सब कि हाँ अब बारिश होने वाली है। मोर अपने सुंदर नीले हरे पंख फैलाकर धीरे धीरे नाचने लगते हैं। उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे वे बादलों का स्वागत कर रहे हों। पास के तालाब में मेढक टर टर की मधुर आवाज में गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो बहुत मीठी आवाज में गीत को गा रहे हैं। पानी की बूंदों के साथ तालाब में छोटी छोटी लहरें बन रही हैं। अब देखो, बूंदें जब तालाब में गिरती है ना, तो ऐसे करके गिरी तो ऐसे करके पूरा घेरा बनता हुआ जाता है ना, तो वो छोटी छोटी सी वो लहरें होती हैं। और मेढक उछल उछल कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भाई मेढक को भी, जो गर्मी से अभी तक तालाब के अंदर था, अब बढ़िया से बाहर मौसम अच्छा हो गया तो वो भी बहुत खुश है। अच्छा बारिश का मौसम है आ रहा है। पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही हैं, चारों तरफ ठंडक और ताजगी फैल रही है। यह दृश्य ऐसा है जैसे प्रकृति एक रंगीन मंच पर नृत्य और संगीत का प्रदर्शन कर रही है। रंगीन मंच कौन हुआ? हमारी ये धरती। कैसे भाई? इसमें हरा भी है, नीला भी है, पीला भी है, लाल भी है, गुलाबी भी है, भाई सब कुछ है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? रंग बिरंगा है, हरा भरा मंच है जिस पर प्रकृति जो है वो नृत्य कर रही है। कैसे कर रही है? वर्षा के माध्यम से नृत्य कर रही है। खा क्वेश्चन है, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। ठीक है, अब आपको, अभी तो हमने कहा कि आपको पैराग्राफ बनाना था, अब इन्होंने क्या दे दिया, अब आपको एक कोई कहानी बनानी है। ठीक है, जो वर्षा से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं। कहानी इंद्रदेव और जंगल की खुशी की। एक बार एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में मोर, मेढक, हंस और कई पेड़ पौधे थे। अब देखिए, कविता से मिलाकर बनाना है, तो कविता में जितने थे उन सबको यहाँ पे ले लिया गया। लेकिन उस साल गर्मी बहुत तेज थी और जंगल सूख रहा था। मोर के पंख मुरझा गए थे, मेढकों के तालाब सूख रहे थे। अब मेढकों को भी चिंता कि भाई पानी तालाब सूख गया तो हम कहाँ जाएंगे, और किसानों के खेत बंजर हो गए थे। सभी ने इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना की। सभी ने कहा कि भाई जब सबके रहने का आवास ही नष्ट हो रहा है तो सब इंद्रदेव से मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक रात जंगल में सबसे बूढ़े बरगद के पेड़ ने सभी जीवों को बुलाया और कहा, हमें इंद्रदेव को अपनी खुशी दिखानी होगी। क्या करना होगा? इंद्रदेव को अपनी खुशी दिखानी होगी। मोर ने कहा, मैं नाचूंगा। भाई इंद्रदेव को क्यों दिखानी है? क्यों? क्योंकि इंद्रदेव वर्षा के देवता माने जाते हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो वर्षा कर देंगे, तो उनको प्रसन्न करो। तो मोर ने कहा, मैं नाचूंगा। मेढकों ने कहा, हम गीत गाएंगे। हंसों ने कहा, हम सुंदर कतार में उड़ेंगे। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। मेढक तालाब के किनारे गाने लगे और हंस कतार बनाकर आकाश में उड़ने लगे। उनकी खुशी देखकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। भाई इतना सब अच्छा सुंदर माहौल देखेंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने घने बादल भेजे, बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तो जिसके लिए सभी जंगल के जीव परेशान थे, और आखिरकार क्या हुआ? वर्षा ऋतु शुरू हो गई और सब बड़े प्रसन्न हो गए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। गुलाब खिलने लगे और उनकी सुगंध चारों तरफ फैल गई। किसान खेतों में गीत गाने लगे। यह सब देखकर बरगद का पेड़ मुस्कुराया और बोला, वर्षा बहार हमारी एकता और खुशी की देन है। अगर ये सब मिलजुल कर नहीं काम करते, मोर नाचता नहीं, मेढक गीत गाता नहीं, पक्षी कतार बनाकर उड़ते नहीं, तो ये सब देखकर ईश्वर खुश नहीं होते और वर्षा नहीं होती। तो ये जो वर्षा बहार आई क्यों हुई? उन सब की एकता के कारण। कविता से संबंध देखिए क्या है। ये कहानी कविता की पंक्तियों जैसे करते हैं नृत्य वन में मेढक लुभा रहे, गाते हैं गीत कैसे से प्रेरित है, जो वर्षा की खुशी को दर्शाती है। अब देखो यहाँ पर वो सारी चीजें बताई गई जो हमने कविता में देखी थी, वही हमने कहानी में भी जोड़ दी थी। चलिए गा प्रश्न आ जाता है। इस कविता में प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया और क्यों बनाया? अब आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है? तो चित्र आप अपने मन से बना सकते हैं। घने बादल हैं, तालाब है, मछली है, मेढक है, मोर नाच रहे हैं, सब कुछ, ठीक है? देखिए अब इसमें क्या क्या आप बना सकते हैं। देखिए मैंने चित्र में घने बादल, बिजली चमकती हुई, बरसती हुई बारिशें, हरे भरे पेड़ और खेत बनाए। बीच में रंग बिरंगे मोर नृत्य करते हुए दिखाइए। तालाब के किनारे मेढक टर करते हुए गीत गा रहे हैं। साथ ही कुछ किसान खेत में काम करते हुए भी गीत गा रहे हैं।
इस चित्र में मैंने वर्षा ऋतु की खुशियों, प्रकृति की ताजगी और सभी जीव जंतुओं की प्रसन्नता को दर्शाने की कोशिश की है, जैसा कि कविता में वर्णित है, जैसा कविता में कहा गया है वैसा है। चलिए अब आ जाते हैं शब्द से जुड़े शब्द क्या है। अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए स्थानों में भरिए। जैसे वर्षा से जुड़ा पहला शब्द हमारा सा क्या है, उत्साह। तो ऐसी कविता में और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे देखिए बरसात, उत्साह, मेघ, गर्जना, बिजली, हरियाली, झरना। तो ये सभी क्यों है, क्योंकि ये वर्षा के कारण है। वर्षा को बरसात कहते हैं, ये शब्द दिया गया है। मेघ वर्षा में ही आते हैं, गर्जना मेघों में बरसात में ही होती है, बिजली बादलों में चमकती है, हरियाली आती है और झरने भी बहते हैं। तो ये सभी वर्षा से कनेक्टेड है। चलिए आगे आते हैं। कविता की रचना। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द कौन से हैं? वर्षा, बहार। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार वसंत का दूसरा नाम है। बहार किसका है? वसंत का दूसरा नाम। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है, जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में, इस ऋतु में प्रकृति अपनी सुंदरता के चरमोत्कर्ष पे होती है, सबसे सुंदर होती है पृथ्वी इस समय। तो इसीलिए वर्षा ऋतु में भी सुंदरता होती है। इस बात को अधिकता से दिखाने के लिए वर्षा के साथ बहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहार का दूसरा शब्द खुशी भी होता है। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं, तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। तो कुछ पंक्तियां सरल लिखी हैं, कुछ इतनी सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अब आपको क्या करना है? सबके साथ शेयर करना है। कविता वर्षा बहार की विशेषताएं बतानी है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है भाई। कविता में वर्षा और बहार दो शब्दों को एक साथ जोड़ा है। वर्षा का मतलब है बारिश और बहार का मतलब है वसंत या सुंदरता का समय। बिल्कुल सही है। यह शब्द हमें वर्षा के दौरान प्राकृतिक सुंदरता और ताजगी का एहसास कराती है, यानी कि प्रकृति बहुत सुंदर है, इस चीज का वो एहसास करा रही है। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण होता है। ठीक है। कविता में वर्षा से जुड़ी खूबसूरत प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन है, बिल्कुल किया गया है। जितनी पृथ्वी सुंदर दिख रही है, जिससे प्रसन्न है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे बिजली चमक रही है, झरने बह रहे हैं और पानी बरस रहा है। ये पंक्तियों में वर्षा के समय के दृश्य को महसूस करते हैं कि वर्षा के समय क्या कैसा होता है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं। अगली विशेषता क्या है? जीवों की खुशी दिखाई गई है। कविता में यह भी दिखाया गया है कि वर्षा के समय जीव जंतु जैसे कि मोर, मेढक, पपीहे खुशी से नाचते और गाते हैं। ये सभी प्रकृति की खुशी को व्यक्त करते हैं कि प्रकृति कितनी खुश है, इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है सकारात्मकता और ऊर्जा, यानी कि पॉजिटिविटी आ रही है और जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। व्यक्ति में कई बार सकारात्मक शब्दों का उपयोग हुआ है। बिल्कुल हुआ। कविता में हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत सारे सकारात्मक शब्दों का, जैसे सौरभ उड़ाना, उड़ रहा है, नृत्य करना और गीत गाना। ये सभी क्या है? पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं। ये कविता जीवन में खुशियाँ और ऊर्जा फैलाने का काम कर रही है। भाई खुश तो हैं, उसकी वजह से क्या है? हमारे शरीर में एक नई एनर्जी आ जाती है। तो वो चीज़ भी इन्होंने बताई है। गहरे अर्थ वाले शब्द। अब इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर से बहुत गहरे अर्थ निकल रहे हैं। क्या? जैसे कविता में कुछ शब्द और वाक्य ऐसे हैं जो गहरे अर्थ रखते हैं, जैसे सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। यानी कि अब इसमें देखिए क्या बताया गया इस पूरे वाक्य में कि पूरी पृथ्वी की, पूरे जगत की सुंदरता इस वर्षा ऋतु पे ही निर्भर है। अब देखिए कैसे, आप इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। आप चले जाइए मेघालय वगैरह साइड में, देखिए जहाँ बारिश खूब होती है, जहाँ चेरापूंजी भी है आपका, तो वहाँ पे बारिश होती है और प्राकृतिक सुंदरता एकदम भरी पड़ी है। अब दूसरी तरफ आ जाइए आप राजस्थान में, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पर क्या सुंदरता है? चारों तरफ रेगिस्तान है। राजस्थान का में जो है डिजर्ट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आपका
बारिश ही नहीं होती तो वहाँ सुंदरता नहीं है, गर्मी रहती है, होता है कि नहीं। तो सुंदरता वहाँ है जहाँ वर्षा है। इसके ऊपर का मतलब है कि पूरी दुनिया की सुंदरता बारिश पर ही निर्भर करती है। सहज और सरल भाषा है। पूरी कविता में एकदम सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि हम सहज तरीके से इसको समझ सकें, आसानी से इसको समझ सकें। कविता की भाषा बहुत सरल है, जैसे पानी बरस रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर भाषा थोड़ी गहरी और भावनात्मक भी होती है, जैसे वर्षा एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है। बिल्कुल सही है, एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसका होना जरूरी है, ना हो तो मुश्किल और बहुत ज्यादा हो तो मुश्किल, है कि नहीं। प्राकृतिक घटनाओं का चित्रण भी है। कविता में वर्षा के दौरान जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे बादल गरजना या झरने बहना, उनका सुंदर चित्रण किया गया है। भावनाएं और आनंद, सबके भाव बहुत निकल निकल कर आ रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। कविता सिर्फ दृश्य नहीं दिखाती बल्कि इसमें खुशी, उल्लास और आनंद जैसी भावनाएं भी हैं, जैसे मोर का नृत्य और मेढक का गाना। अब रूपक अलंकारों जैसे का प्रयोग भी किया गया है। अब कविता में रूपक हैं जैसे वर्षा, बहार, ठीक है। दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन दोनों को पास लाके एक ही कर दिया गया है, यानी कि वर्षा है तो खुशी है, खुशी है तो वर्षा है। अलंकार का इस्तेमाल किया गया जिससे कविता और भी सुंदर और आकर्षक बनती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कविता का सौंदर्य। क्या दिया गया है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं और घेरा बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है डैश बहार सबके मन को लुभा रही है। तो यहाँ पर क्या था, वर्षा बहार, तो बारिश है, बरसात है, बरखा है, वृष्टि है, तो कोई भी एक शब्द आप इसमें से चुन सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, बरखा बहार, ठीक, क्या दिया, बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गगन में छटा अनूठी घंघोर छा रही है। तो अब यहाँ पर आकाश, गगन, अंबर, व्योम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गगन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, मेघ जलचर घन जलद। तो क्या है, बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, डैश बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर जल, पानी बरस रहा था ना, तो उसकी जगह यहाँ पर जल, नील, सलिल, तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा, जल बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहे हैं और क्यों। अब आपको बताने कि जो आपने निशान लगाए हैं इसमें कौन कौन से शब्द लोगों को अच्छे लगे और उसका रीजन क्या है। जैसे यहाँ पर है, ऊपर दिए गए शब्द में बरखा, गगन, मेघ, जल, हमने यही चुने थे चारों, सबसे अधिक जचते हैं क्योंकि ये शब्द क्या काव्यात्मक हैं और सरल हैं, क्योंकि उस लय के साथ, जैसे वर्षा बहार की जगह हमने बरखा लगाया, उसकी जगह हम बरसात बहार लगा देते तो उतना राइमिंग नहीं लगता, बरखा बहार राइमिंग लगता। जो कविता में लय और भाव के साथ मेल खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये शब्द बच्चों के लिए परिचित हैं और कविता को और सुंदर बनाते हैं। तो शब्द ऐसे लीजिए कि बच्चे जिनसे जो है अच्छी तरीके से वाकिफ हो, अगर वो जानते ही नहीं होंगे तो फिर उसका मजा भी नहीं ले पाएंगे। अन्य शब्द जैसे वृष्टि या व्योम थोड़े जटिल हैं जो कविता को सरलता को कम कर देते हैं। अब अगर हम मान लीजिए वर्षा की जगह हम वृष्टि ले लेते तो बच्चे नहीं जानते, थोड़ा कठिन शब्द है। मेघ की जगह व्योम ले लेते तो भी वो कठिन होता और उसके साथ बैठता भी नहीं। विशेषण, अब आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, विशेषण। ठीक है, बागों में सुंदर गीत गाती हैं मालिने। अब इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बतला रहे हैं, बिल्कुल सही है, अर्थात यह विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष्य है। तो समझ में आया, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है
और जिन शब्दों से उसकी विशेषता व्यक्त हो रही है वो विशेषण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर हम जो है गीत की सुंदरता क्या बता रहे हैं कि वो सुंदर है, गीत की विशेषता क्या है, तो गीत हमारा क्या है, विशेष्य है। यहाँ पर गीत शब्द क्या आ रहा है, ये विशेष है, जबकि सुंदर क्या है, उस गीत की विशेषता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष शब्दों की पहचान करके लिखिए। ठीक है, नभ में छटा अनूठी घंघोर छा रही, तो यहाँ पर छटा की विशेषता क्या है, वो अनूठी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, तो यहाँ पर कतार विशेष है और सुंदर क्या है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुंदर विशेषण है और कतार विशेष है। नेक्स्ट है, मेढक लुभा रहे गाकर सुगीत प्यारे, तो सुगीत की विशेषता क्या है, वो प्यारे हैं। चलती हवा ठंडी हिलती हैं डालियां सब, तो यहाँ पर हवा की विशेषता क्या है, वो ठंडी है, तो ठंडी हवा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। आपको शब्द दिए गए हैं, इनके विशेषण आप लोग अपने मन से लिख सकते हो। वर्षा के लिए हमने विशेषण लिखा क्या, सुहानी और रिमझिम। नेक्स्ट है, पानी के लिए शीतल स्वच्छ, बादल के लिए काले घने, डालियां हरी लहराती, गुलाब सुंदर सुगंधित, है ना, आप उसका रंग भी दे सकते हो, पीला नीला, जो भी गुलाब का रंग होता है उसमें दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऋतु और शब्द। फिरते लखो पपीहे ग्रीष्म ताप खोते, ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा है। ठीक है, गर्मी की तपिश को बता रहा है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं, आप सभी को पता है। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर रखिए। चलिए देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर आपको हम दिखाएं, आप देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है धूप है, लू है, ठीक है, और तपन है, जेठ है, ये सभी किसको दिखा रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु को दिखा रहे हैं। उसी जगह आप आ जाइए, बयार है, वृष्टि है, ठीक है, बयार हो गई, वृष्टि हो गई, और आपका रिमझिम हो गई, सावन हो गया, ठीक है, बादल का फटना है, ये सभी कहाँ, वर्षा ऋतु को दिखाएंगे। किसको दिखाते हैं, वर्षा ऋतु को। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, आपका हेमंत है, शिशिर है, शरद है, ऐसे करके जो 6 ऋतुएं आती हैं, इन सब के हिसाब से आप इन शब्दों को लगाएंगे। हम आपके लिए लगाकर लेकर आए हैं, ये देखिए यहाँ पर। जैसे पहला है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु जब आती है मार्च अप्रैल में आती है। बयार, हरियाली, बहार, ठंडक, ये वसंत ऋतु में आता है। ग्रीष्म ऋतु में हमने भी लगाया था धूप, तपन, लू, ज्वाल और जेठ लगाया था। वर्षा ऋतु में क्या आता है, वर्षा ऋतु में आता है सावन, रिमझिम, बादल का फटना, झड़ी, वृष्टि। शरद ऋतु में क्या आ जाता है आपका, शीतलता, धुंध, ठंडी हवा और कोहरा। हेमंत ऋतु में क्या आता है, ठिठुरन, कड़ाके की ठंड और पाला। फिर आता है शिशिर ऋतु में क्या आता है, हिमपात, जाड़ा और ठंडक। यहाँ पे ठंडक शुरू हो रही, शरद ऋतु में शुरू होती है, मिडिल पार्ट में आती है, फिर इसमें तो एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो जाती है कि बर्फ़ वगैरह गिरने लगती है, पानी आनी जमने लगता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, पार्ट से आगे। तो अभी तक हम पहला सेक्शन कर रहे थे पार्ट से, अब हम चल रहे हैं पार्ट से आगे। क्या दिया गया, आपकी बात। वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब आपके जगह पर जहाँ भी आप रहते हैं, जब पानी बरसता है तो क्या क्या होता है, ये सब आप चीज़ें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वर्षा के समय हमारे क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन आते हैं, जैसे हरियाली, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। ठंडक, गर्मी कम हो जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। पानी, नदियाँ और तालाब भर जाते हैं और पानी की कमी दूर होती है। जीव जंतु, मेढक, मोर और पक्षी सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं खापे।
बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। किसी रोचक घटना को भी साझा कर सकते हैं। और जब बारिश होती है तो आप में से बहुत सारे बच्चे पैदल जाते होंगे, बहुत सारे ऑटो से जाते होंगे, बहुत सारे का क्या कहते हैं बस आती होगी, या मम्मी पापा छोड़ने जाते होंगे, कुछ ना। तो उन बीच अगर आपके साथ कोई घटना घटी या कुछ भी हो, आप एक्सपीरियंस अपना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनुभव दिया, बारिश में स्कूल जाना मज़ेदार लेकिन मुश्किल होता है। छाता लेकर चलना पड़ता है और सड़कों पर कीचड़ हो जाता है। बैग को गीला होने से बचाना मुश्किल होता है। बात सही है, हम लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी है। अब इसके रिगार्डिंग एक रोचक घटना भी है। क्या है, एक बार बारिश में स्कूल जाते समय मेरा छाता उलट गया। बहुत तेज हवा में नहीं, छाता ऐसे करके पलट जाता है, पलट गया और मैं पूरी तरह से भीग गया। मेरे दोस्त हंसने लगे और हम सब मिलकर बारिश में नाचने लगे। ये बहुत मज़ेदार था। भाई थोड़ा सा जब भीग लो ना तो बारिश का डर खत्म हो जाता है, जी भर के भीग लो, अच्छा लगता है। गा क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं। क्या क्या अच्छा लगता है जो मम्मी लोग काफ़ी हद तक मना कर देती कि नहीं भाई ये काम नहीं करना है, होता है ना कई बार। बारिश में भीगना और कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना बड़ा अच्छा लगता है। गरम चाय और पकोड़े खाना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर खिड़की से बारिश का दृश्य देखना। मेरे घर में, मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो उससे पूरा जो दृश्य दिखता है वो देख के मज़ा आ जाता है, बहुत सुंदर लगता है। जो नहीं कर पाते वो क्या है, बाहर खेलना क्योंकि मैदान गीला और फिसलन भरा होता है। साइकिल चलाना क्योंकि सड़कें गीली होती हैं। कपड़े जल्दी सुखाना क्योंकि धूप नहीं होती। ये सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। घा क्वेश्चन है, बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस में पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। चलिए देखें भाई, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं आपको बताना है। सबसे पहले सुरक्षा कैसे करेंगे। पक्षी पेड़ों की घनी पत्तियों या छतों के नीचे छिपते हैं। आपने कभी देखा है, मेरे घर के आसपास जो है वो कबूतर बहुत सारे हैं। जैसी बारिश होती ना, वो छोटी छोटी जगहों पर घुस के बैठ जाते हैं एकदम दुबक के। एक बार तो मैंने देखा था, बड़ा अच्छा था, वो बारिश का मज़ा ले रहा था। वो एक बाउंड्री वॉल पे जो है वो बड़ी अच्छे से टेढ़े टेढ़े चल रहा था, पंख फैला रहा था, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। कुत्ते बिल्लियाँ सूखी जगह जैसे घर के बरामदे में शरण लेते हैं। जिनके घर खुले होते हैं वो कुत्ते बिल्ली जो अभी तक रोड पे रह रहे थे, वो किसी के घर के अंदर घुस के अपनी जान बचाते हैं। चींटियाँ अपने बिलों को मजबूत करती हैं ताकि बहकर पानी उनके घरों में ना पहुँचे। समस्याएं क्या होती हैं, भोजन की कमी क्योंकि कीड़े और बीज पानी में बह जाते हैं। ये भी होता है क्योंकि जब कहीं बाढ़ आ जाती है तो ये दिक्कत होती है। ठंड लगना, खासकर छोटे पक्षी और पशुओं को, जो पशु होते हैं उनको सबको ठंड लगनी, जो छोटे छोटे से होते हैं उनको ठंड लगती है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। रहने की जगह का गीला होना जिससे उनके बिल या घोंसले खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। उसमें अपने घर और आस पड़ोस से जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। अब बनानी है आपको एक बहुत प्यारी सी कविता, जो आपके आसपास वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है ये आपको बताना है। देखिए क्या है, बारिश की बहार आए बादल काले काले, लाए ठंडक प्यारी प्यारी, खेतों में लहराएं फसलें, गाएं कोयल गीत सुहानी। रिमझिम बूंदें गिरती नाचें, बच्चे कागज की नाव चलाएं, गली में मेढक टरटर गाएं, मम्मी पकौड़े गरम बनाएं, पेड़ पौधे हरे हरे लहरे, गुलाब की खुशबू मन भाए, हम सब मिलकर गीत गाएं, बारिश की बहार मनाएं। चलिए अब एक इंटरव्यू होने जा रहा है, साक्षात्कार। क्या है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं, ठीक है, आपके यहाँ जो पत्रिका छपती होगी वार्षिक पत्रिका, उसके आप पत्रकार हैं। अब आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं, एक किसान का आप इंटरव्यू लेने जाएंगे जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न, ठीक है। अब आपको पहले कुछ प्रश्न तैयार करने हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं आदि, इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किसान के साक्षात्कार के लिए प्रश्न क्या है। प्रश्न,
आपका नाम क्या है और आप कितने समय से खेती कर रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा है, वर्षा के आने पर आपको कैसा लगता है, जब पानी आता है तो आपको कैसा लगता है। आप खेतों में काम करते समय गीत क्यों गाते हैं। इस बार की वर्षा से आपकी फसलों को क्या लाभ हुआ। क्या बारिश कभी आपके लिए मुश्किलें भी लाती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हो। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई और प्रश्न है तो भी आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। खा क्वेश्चन है, अपने समूह के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है, अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट जो है वो पत्रकार बन गया, कुछ स्टूडेंट्स को किसान बना लीजिए। तो इस तरीके से आप इस स्टेज पे यहाँ पर कर सकते हैं। साक्षात्कार का अभिनय प्रस्तुति के सुझाव, अब आपको कैसे प्रस्तुति करनी है इसके लिए कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं। समूह के एक सदस्य किसान की भूमिका निभाएगा जो अपने खेतों में काम करते हुए गीत गा रहा होगा। ठीक है, काम कर रहा है और गीत गा रहा है। अन्य सदस्य पत्रकार की भूमिका निभाएंगे जो किसान के ऊपर दिए गए प्रश्नों को पूछेंगे, जो अभी हमने प्रश्न बनाए थे वो प्रश्न पूछेंगे। अभिनय में किसान अपने अनुभव और भावनाएं खुले दिल से बताएगा। जब उसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो भी खुल के सारे प्रश्नों का उत्तर देगा कि भाई मैं भी खुश हूं। हाँ, पत्रकार ध्यान से सुनेंगे और उत्सुकता से प्रश्न पूछेंगे। भाई कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्रश्न तैयार करके जा रहे हैं, वो तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसान कुछ ऐसे प्रश्न हमें उत्तर दे देता है जिससे स्वतः ही कुछ प्रश्न उत्पन्न हो जाता है जो हमने नहीं लिखे होते, तो उन प्रश्नों को भी आपको पूछना होगा। यह अभिनय कक्षा में जीवंतता और व्यवहारिकता लाने के लिए किया जा रहा है ताकि एक एक्टिविटी हो और आप सभी काफी एंजॉय कर पाए। ठीक है, वर्षा के दृश्य, नेक्स्ट एक्टिविटी है क्या, वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। वर्षा के दौरान बहुत चीजें होती हैं, वर्षा में इंद्रधनुष निकलता है, लेकिन ये बात इस कविता में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सूची बनाएं। वर्षा के उन दृश्यों की सूची जिनका उल्लेख कविता में नहीं है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष का सुंदर रंगीन चक्र बनता है, वो नई बात की गई है। बारिश के बाद धरती पर गीली मिट्टी की खुशबू, उसके बारे में नहीं कहा गया। बारिश में बच्चों का नाच गाना और खेलना, ये भी नहीं बताया गया। पानी में कूदते हुए मछलियां, ये भी नहीं बताई गई। बताया गया कि मछलियां कूद रही हैं, ये बात भी हमने कविता में नहीं पढ़ी है। खेतों में पानी जमा होना और छोटे छोटे तालाब बनना, बारिश के कारण बनने वाले छोटे छोटे नदी नाले, इनके बारे में भी बात नहीं की गई है। छतों और पेड़ों से टपकती बूंदे, होता है ना पेड़ जो बूंदे टपकती हैं, उसके बारे में भी कहीं नहीं कहा गया। बारिश के बाद बादलों के हटने पर साफ नीला आसमान, जब बादल हट जाते हैं तो एकदम साफ नीला आकाश दिखाई देता है, उसके बारे में भी बात नहीं की गई है। अब आ जाते हैं खा प्रश्न पर। वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देती हैं, क्यों और पता लगाइए। देखिए, जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें दिखाई पहले देती है और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। होता है कि नहीं होता है? चलिए देखते हैं। आकाश में पहले बिजली चमकती है और बाद में उसकी आवाज यानी बिजली की कड़कने की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है, यानी कि प्रकाश की जो गति होती है वो जो आवाज की गति होती है उससे तेज चलती है। इसीलिए हम पहले चमक देखते हैं और बाद में आवाज सुनते हैं। कभी कभी दोनों साथ साथ भी लग सकते हैं। जब बिजली बहुत पास गिरती है तो दूर गिरती है, तब हमें पहले चमक दिखाई देगी और कड़कने की आवाज बाद में, और अगर हमारे आसपास कहीं गिरी होगी तो दोनों चीजें एक साथ ही हमें दिखाई सुनाई देंगी। आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। बिल्कुल देखा है। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई देते हैं? वर्षा से पहले वो पेड़ मुरझाया रहता है और उसके बाद वो खिल जाता है एकदम, है ना। वर्षा से पहले और वर्षा के बाद पेड़ या पौधों में अंतर। वर्षा से पहले पत्तियां सूखी और धूल भरी होती हैं, खूब धूल जमी होती है। पौधे मुरझाए हुए लगते हैं, मिट्टी सूखी और सख्त होती है। और वर्षा के बाद क्या हो जाता है? पत्तियां चमकदार और साफ हो जाती हैं, पौधे ताजे और हरे दिखते हैं, मिट्टी गीली और नरम हो जाती है और नए अंकुर निकलते हैं।
तो ये सारी चीज़ें पहले और बाद में अंतर होता है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, क्या कह रहे हैं? कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप में चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है? संकेत जैसे चींटी, गाड़ियां, बच्चे, इनको तो हम लोगों ने देखा है, चींटियां भी लाइन से चलती हैं। इसके अलावा आपने किस किसको देखा है? देखिए, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, पंक्तिबद्ध रूप में चलने वाले अन्य दृश्य जैसे चींटियां खाना ढोते समय कतार में चलती हैं, बच्चे स्कूल में प्रार्थना के लिए कतार में जाते हैं, गाड़ियां ट्रैफिक में पंक्तिबद्ध चलती हैं, पक्षी प्रवास के दौरान कतार में उड़ते हैं जैसे बगुले। जब उन्हें एक दूर से दूसरी दूर, जो लंबे प्रवासी पक्षी होते हैं वो हमेशा कतार में चलते हैं, एकदम लाइन बनाकर चलते हैं। वर्षा में ध्वनियां, क्या दिया गया है? का प्रश्न है। कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिखाए गए हैं। इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। मतलब आपको क्या क्या सुनाई दे रही है वो आपको कक्षा में सुनाना है। चलिए देखते हैं। कविता में वर्षा के दृश्य में उनमें सुनाई देने वाली ध्वनियां। पहला है बूंदों की रिमझिम आवाज सुनाई देती है, बादलों की गड़गड़ाहट, मेढकों की टर्रटर, हवा के चलने की सरसराहट, ये तो बहुत तेजी से सुनाई देती है। पत्तियों पर पानी टपकने की आवाज, पत्ते हो जाते हैं उसमें जब पानी की बूंदें टप टप टपकती है ना, वो आवाज। किसानों और मालिनों के गीत, किसानों और मालिनें जो होती हैं जो गीत गा रहे हैं उनकी आवाज़। भी आसपास आपके कहीं पर कोई खेत हो, कुछ हो, बगीचे हो, तो आप इन लोगों को गीत गाते वगैरह भी सुन सकते हैं। मेढक लुभा रहे गाकर सुगीत प्यारे, कविता में मेढकों की टर्टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियाँ भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं, जो मतलब बहुत अच्छा नहीं होता सुनने में, लेकिन वो फिर भी समय रहते कभी कभी हमें अच्छी लगने लगती हैं, वो ध्वनियाँ आपको बतानी है। बेसुरी ध्वनियाँ जैसे मेढकों की टर्टर तब अच्छी लगती है। अब जैसे मेढक टर्राते तो आवाज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस समय जब बारिश के समय में बड़ी अच्छी लगने लगती है। वे प्रकृति के उत्सव का हिस्सा हों जैसे वर्षा के समय, बिल्कुल। वे खुशी और राहत का संकेत है जैसे गर्मी के बाद वर्षा। अब वो बहुत खुश हैं, जैसे गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है, तो वो खुशी को व्यक्त करते हैं। वे परिचित हों जैसे गांव में तालाबों के पास मेढकों की आवाज़ें, ठीक है। सृजन, सृजन का मतलब होता है क्रिएशन, यानी कि कुछ नया बनाना, ठीक है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा, आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, ठीक है। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि जो सब खुश हैं उसका वर्णन है। कविता के इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे। अभी हमने देखो जो चीज़ें कविता में पढ़ी ना, उसे हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं, ठीक है। मेढक खुश होकर गाना गा रहे हैं, ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे हैं। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे, बिल्कुल सही है। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब नीचे दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद लिखिए। अब ठीक है, नीचे दृश्य दिए गए, इनका हमें लिखना। अब नीचे दृश्य क्या दिए हैं? जैसे बारिश के बाद उपवन में सैर, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्रों से वर्षों बाद मिलना। अब इस आमोद का मतलब है कि जब आप ये सारा होता है तो आपकी खुशी कैसी होती है, तो इस पे आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट है सर्दियों का पहला हिमपात, कोई उत्सव, मित्रों संग खेलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम, ठीक है। देखिए क्या है, बारिश के बाद उपवन में सैर। बारिश के बाद उपवन में सैर करना बहुत सुखद होता है। पेड़ों की पत्तियां पानी में धुलकर चमक रही होती हैं, गीली मिट्टी की सुगंध हवा में फैली होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं और रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और मन में शांति और खुशी भर जाती है।
ये ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक नया रंग बिखेर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलने की जो खुशी होती है। अब उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्या है? वर्षों बाद किसी प्रिय मित्र से मिलना मन को आनंद से भर देता है। हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चाय की चुस्कियों के साथ हंसी मजाक चलता है। बाहर बारिश की रिमझिम आवाज़ इस मुलाकात को और ख़ास बनाती है, क्योंकि बाहर का वेदर भी हमें और ज़्यादा खुश कर देता है। यह पल ऐसा होता है जैसे समय रुक गया हो और केवल खुशी बाकी रह गई हो। सर्दियों का पहला हिमपात, यानी कि जब पहली पहली स्नो फॉलिंग होती है तब। सर्दियों का पहला हिमपात देखना जादुई होता है। सफ़ेद बर्फ धीरे धीरे ज़मीन पर गिरती है और चारों तरफ चांदी जैसी चमक फैल जाती है। बच्चे बर्फ़ के गोले बनाकर खेलते हैं और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। ठंडी हवा और बर्फ़ की नरमी मन को शांति देती है। यह दृश्य प्रकृति का एक अनोखा उपहार लगता है। अब क्या करता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, उपहार लगता है। अब कोई उत्सव हो तो क्या होता है, उत्सव का माहौल खुशी और उमंग से भरा होता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और घरों में मिठाइयाँ बनती हैं। बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं और बड़ों के बीच हंसी ठिठोली चलती है। बाहर बारिश की बूंदें इस उत्सव को और रंगीन बनाती हैं। नाच गाना और स्वादिष्ट भोजन मिलकर हर दिल में आनंद भर देता है। बात सही है। जब कोई भी त्यौहार, फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, बहुत सारे त्यौहार होते हैं कि नहीं होते हैं। मित्रों संग खेलना, मित्रों के साथ खेलना हमेशा मज़ेदार होता है। बारिश के बाद जब मैदान हरा और गीला होता है, हम फुटबॉल खेलते हैं। कीचड़ में फिसलना और हंसना हमें और उत्साहित करता है। बात सही है। अब कभी पानी बरस रहा हो, कीचड़ हो, खेलने में वो अपना भी एक मज़ा होता है। खेल के बाद हम सब मिलकर ठंडी हवा में कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक है, यह समय दोस्ती और खुशी का अनमोल पल होता है। बात सही है। जब अपने फ्रेंड्स हो साथ में और इतना अच्छा वेदर हो, खेलने को मिल जाए तो फिर क्या बात है, मज़ा आ जाती है। किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, उसको पढ़ने में कैसी खुशी होती है। बारिश की रिमझिम के बीच अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना बहुत सुकून देता है। खिड़की के पास बैठकर गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैं कहानी की दुनिया में खो जाता हूँ। बारिश की आवाज़ और किताब की कहानी मिलकर मन को शांति और आनंद देती है। यह समय ऐसा होता है जैसे मैं अपने सपनों में जी रहा हूँ। क्या है, जो मेरे सपने हैं मैं उसमें जी रहा हूँ। अगला क्या था, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना। हम कोई काम हमने पूरा कर लिया तो उसकी जो खुशी होती है वो कैसी होती है। किसी कार्य को पूरा करने की खुशी अनमोल होती है। जैसे स्कूल का प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद जब शिक्षक तारीफ करते हैं तो मन गर्व से भर जाता है। बाहर बारिश की बूंदें इस खुशी को और बढ़ा देती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ इस सफलता को मिठाई खाकर मनाता हूँ। यह पल मेहनत का फल लगता है। नेक्स्ट आते हैं, समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम। ठीक है, समुद्र के किनारे इवनिंग, सूरज ढल रहा है, उस समय बैठे हो तो जो मन में सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है वो अलग ही होती है। समुद्र के किनारे सवेरा बहुत शांत और सुंदर होता है। ठीक है, सवेरा और शाम यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग, जब सूरज निकल रहा हो और ढल रहा हो, दोनों ही समय। लहरों की हल्की आवाज़, ठंडी हवा मन को सुकून देती है। सूरज की किरणें पानी पर चमकती हैं और आसमान में पक्षी उड़ते हैं। बारिश की हल्की बूंदें इस दृश्य को और खास बनाती हैं। यह पल प्रकृति के साथ एकता का एहसास कराती हैं कि भाई प्रकृति में कितनी एकता है ना। पानी में डूबता हुआ सूरज कैसे लग रहा होगा, जैसे लग रहा है सूरज को कोई बुझा रहा है पानी में डाल के। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्षा से जुड़े गीत। क्या पूछा गया है, बागों में सुंदर गीत गाती हैं मालिने अब, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। हर जगह, हर स्टेट में अलग अलग भाषाओं में आप ऐसे बहुत से गीत और लोकगीत वहाँ के लोगों को गाते हुए सुनेंगे। तो अब आपको वही लिखने हैं। चलिए देखते हैं कुछ लोकगीत। वर्षा से जुड़े गीत और लोकगीत। पहला हिंदी लोकगीत है, सावन की बौछारों में मन मयूर नाचे, मोर के पंख फैलाए मीठी बांसुरी बजे। आओ सखी मचले हम बारिश में भीगने चले, रिमझिम बूंदें गिर रही हैं चलो, हर खुशी गाने चले।
ठीक है, तो ये एक लोकगीत था। दूसरा राजस्थानी लोकगीत है, हो सकता है मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलतियां हों, लेकिन भाई क्योंकि भाई राजस्थानी और गुजराती मुझे उतनी परफेक्टली आती नहीं है, ठीक है। बरसात री राती बेरा छाया सांप, मोर नाच रहे बन्ना बधाई दे, ठीक है। नेक्स्ट है गुजराती लोकगीत, आनंदे सावन वाला सागर री छटा भारी, मोर पंखी छाले आकाश मंझे बादल जारे, ठीक है। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत और लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों और शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तो हमने लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने इन्होंने पूछा ना कि सभी समूह द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी आप तैयार कीजिए। आपको एक पुस्तिका भी इसकी तैयार करनी है। तो चलिए देखते हैं। पुस्तिका का शीर्षक हम दे देते हैं वर्षा के गीत। क्या देंगे? वर्षा के गीत। चलिए पहला गीत हम दे रहे हैं यहाँ पर, सावन आया। सावन आया बूंदे छाई, संग में मोर नाचे खुशियां आई। रिमझिम बूंदे गाती हैं ध्वनियां, हरियाली छाई बगिया में खुशियां। ठीक है, ये एक लोकगीत है, याद रखिएगा। विशेष क्या है, ये गीत सावन की शुरुआत और वर्षा की बूंदों के गिरने के साथ आनंद की अनुभूति को व्यक्त करता है। दूसरा गीत है मोर का नृत्य। मोर का नृत्य प्यारी बांसुरी की तान, सावन की धारा में बहता प्यार का अभिवादन। वर्षा की बूंदे छनकती बंसी, मोर नाचते जाएं हवा में नई झनकार। ये क्या है? ये एक कृषक गीत है। क्या है? कृषक यानी कि जो किसान खेतों में कार्य करते हुए गीत गाते हैं, वो गीत है। इसमें विशेष क्या है? वर्षा में मोर के नृत्य को सजीवता और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में लाया गया है। तीसरा गीत है बरखा आई। बरखा आई मतलब वर्षा आई। बरखा आई खुशी का संग लाई, पानी में खिली क्यारी बगिया महकाई। हवा ने किया गीत मिट्टी ने रंग घोला, बरखा की रिमझिम जीवन में सुख लाया। ये क्या है? ये एक लोकगीत है। विशेष है, यह गीत वर्षा की रिमझिम बूंदों के गिरने से उत्पन्न होने वाले सुख और शांति की भावना को व्यक्त करता है। चौथा गीत है जल बूंदें। क्या है? जल बूंदें गिरने लगी बगिया महक उठी, आत्मा ने नए जीवन की शांति पाई। चरणों में वर्षा की धारें बही, आकाश में नए रंग भूमि में बहार आई। तो ये क्या है? ये एक राजस्थानी लोकगीत है। वैसे तो यहाँ हिंदी में प्रस्तुत किया गया है, मे बी ये राजस्थानी भाषा में ही लिखा होगा। ठीक है, यह गीत वर्षा के समय भूमि और आकाश के सौंदर्य का वर्णन करता है और उसके प्रभावों को दर्शाता है। चलिए हमारे पास कुछ पहेलियां आ गई हैं, चलिए देखते हैं। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी, अब भारत के विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बूझिए। चलिए पहली पहेली है, पहाड़ी बोलती हूँ। जाने कैसे मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया। आम के पके तो रस ढलके, समय कौन सा है ये झलके। बताइए कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। गर्मी होती है ना, आम उसी ग्रीष्म ऋतु में तो मिलते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हर्षे। नदियां नाले हरे भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। तो ये क्या है? वर्षा ऋतु। ठीक है, उसके बाद में आते हैं। हवा की ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए। नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। कौन सा मौसम आ गया? हेमंत ऋतु। नेक्स्ट है। फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए। बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु में ये क्या कहलाए। ये ऋतुराज बसंत कहलाए। क्या कौन सी ऋतु है ये? बसंत ऋतु। नेक्स्ट है। बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाएं। धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। ये शिशिर ऋतु की, जिसमें हम लोग के स्वेटर्स निकल आते हैं। फिर है। पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए। पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। ये कौन सी ऋतु है? ये है पतझड़ की ऋतु, है ना। चलिए अब आते हैं झरोके से। यहाँ क्या दिया गया है?
आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी उसे लिखा है मुकुटधर पांडे ने। आइए अब पढ़ते हैं इन्हीं की लिखी एक अन्य कविता ग्रीष्म का अंश। इन्होंने एक कविता और लिखी है, कौन सी? ग्रीष्म, उसको पढ़ते हैं। बीते दिवस वसंत के, लगा ज्येष्ठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास। अवनी आपत से लगी जलने सब ही हाल जीव, जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल रवि मयूख के ताप से। झुलस गए वन बाग, सूखे सरिता सर तथा नाले। कूप तडाग लगी आगपुर ग्राम में, चिंता बढ़ी अपार नर नारी व्याकुल बसे। भय सदैव उर्धार। अब क्या करना है? साझी समझ, साझी मतलब सबके साथ समझना है। अब इस कविता पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए। ठीक है, अब ये कविता आपको दे दी है, इस पर आपको कुछ विचार विमर्श करने हैं। अब इन पे बिंदु क्या दिया गया है? वर्षा ऋतु की सुंदरता का चित्रण है। ठीक है, वर्षा ऋतु को कवि ने कितनी खूबसूरती से प्रकृति, पक्षियों और मानव जीवन से जोड़ा है। आपको कविता में वर्षा का कौन कौन सा दृश्य सबसे अधिक पसंद आया है और क्यों? ठीक है, ये आपको बताना है। प्रकृति का जीवन से संबंध, वर्षा में किस किस का लाभ होता है? ठीक है, कविता में किन प्राकृतिक और जीव जंतुओं का वर्णन है? जैसे उसने ग्रीष्म ऋतु बताया, अब आपको वर्षा ऋतु में ये सारी चीजें हमें बतानी है, ध्यान रखना। ठीक है, मानव जीवन में वर्षा का प्रभाव रहता है। अब इसमें पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किसान क्यों खुश हो जाता है? नेक्स्ट क्या है, क्या आप कभी खेत में काम करते हुए किसी किसान को गीत गाते देखा है आपने? ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट है, पशु पक्षियों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी? अब आप विचार विमर्श कर रहे हो तो उन पे प्रश्न क्या होने चाहिए? ग्रीष्म ऋतु पे उन्होंने आपको कविता दिखा दी, लेकिन वर्षा ऋतु पे जो आपने पढ़ा है, तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ विचार विमर्श करोगे तो क्या क्या प्रश्न आपको आपस में साझा करने हैं, ये वही प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। पशु पक्षियों की प्रतिक्रियाएं, जैसे मोर, मेढक, पपी है, वर्षा में क्या करते हैं? इन क्रियाओं से आपको क्या अनुभव होता है? क्या आप क्या महसूस कर रहे हो? ये क्वेश्चंस वहां पर आप रख सकते हो और आपस में डिस्कशन हो सकता है। भावनात्मक जुड़ाव होगा, जैसे वर्षा ऋतु आने पर आपके मन में क्या भाव आते हैं? क्या आपने कभी तेज बारिश, बिजली और गरजते बादल का अनुभव किया है? चर्चा का उद्देश्य, यानी कि जो ये चर्चा आप कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों आपसे ये चर्चा कराई जा रही है? इस चर्चा का उद्देश्य है कि बच्चे कविता को केवल शब्दों में ना पढ़ें, यानी कि सिर्फ शब्द पढ़ के नहीं बोलते, उसके अंदर तक जाएं, बल्कि उनके भाव और चित्रों को समझें और महसूस करें। यह भी समझें कि वर्षा ऋतु केवल एक मौसम नहीं है, बल्कि यह जीवन, आनंद और प्रकृति की पुनः जागृति का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको एक दूसरे से डिस्कशन कराएंगे कि भाई वर्षा ऋतु सिर्फ एक ऋतु नहीं है, ये हमारा जीवन है। जो ये सारी ऋतुएं आती हैं सभी हमारे जीवन चक्र का एक हिस्सा ही है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ऋतु नहीं आएगी तो शायद हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएंगे। और इसका उद्देश्य ये भी है कि भाई बच्चे सिर्फ पढ़कर भूल ना जाएं, उसके अंदर के भाव को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्षा बहार, जिसे हमने आज आपके लिए कंप्लीट किया। इसी तरीके से अब हम लेकर आएंगे अपना चैप्टर नंबर 8। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा चैप्टर नंबर 8, पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास के, जिस भी सब्जेक्ट्स के नोट प्राप्त करना चाहते हैं पा सकते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।